अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए हमारे पास ड्रिल प्रॉब्लम 3.1 गिवन है। हमने सारे फॉर्मूलाज वगैरह देख लिए थे। अब हम उन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे, देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। गिवन आ 60 माइक्रोकूलम्स पॉइंट चार्ज, एक आपको पॉइंट चार्ज गिवन है। चार्ज मतलब कि क्यू गिवन है आपको 60 माइक्रोकूलम्स लोकेटेड एट द ऑरिजिन, ऑरिजिन पर लोकेट कर रहा है। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, ए पार्ट आपको गिवन है। देखें, अगर तो उन्होंने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे सर्कल से कह दिया होता, इस पूरे क्लोज सरफेस से कह दिया होता, तो सिंपल मैं क्या करती, मैं गॉस लॉ का इस्तेमाल करती, या तो सिंपल उन्होंने मुझे कोई लिमिट्स भी नहीं दी हुई होती, किसी चीज़ की लिमिट्स नहीं है, मतलब पूरा क्लोज सरफेस पूरा टोटल दे दिया, तो इसके अंदर जो चार्ज लोकेटेड है वही आपका फ्लक्स होता, तो वही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता। तो मगर ऐसा नहीं है। ए पार्ट में देख लेते हैं। That portion of the sphere are 26 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 26 सेंटीमीटर, मतलब कि 26 सेंटीमीटर के रेडियस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। बाउंडेड बाय 0 to π/2। अब मैंने ये 3D नहीं बनाया, अपनी आसानी के लिए आप लोग 3D में बना के देखना चाहें तो देख लें। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। थीटा की लिमिट से, फॉर एग्जांपल एंगल थीटा की लिमिट से 0 to π/2, और ये 0 to π/2 इसकी भी लिमिट से फाई की भी, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया आपको बता दिया, एक स्पेसिफिक जगह आपको बता दिया कि इस जगह से बताओ कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था कि जब भी क्लोज सरफेस की बात नहीं होगी, क्लोज सरफेस की बात होती है तो आप डायरेक्ट गॉस लॉ पे आ जाते हैं। क्लोज सरफेस की बात नहीं होगी तो आपके पास फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, D/ds। ठीक है, फ्लक्स बराबर हो जाएगा D/ds। अब ये जो D है ये हमारे पास क्या है और ये DS हमारे पास क्या है। देखिए D हमारे पास बराबर होता है, D की दो वैल्यूज़ होती हैं। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये स्फेरिकल सिस्टम के लिए बताया था और सिलेंड्रिकल के लिए भी बताया था। ये वेक्टर में, अगर यही चीज़ मैं सिलेंड्रिकल के लिए वेक्टर में लिखना चाहूँ तो A रॉ हो जाती है। ठीक है भाई, देखिए ना, रेडियस एक सर्कल है, सिलेंड्रिकल में भी तो ऊपर नीचे सर्कल होता है, तो इसके रेडियस को रॉ कहते हैं, स्फेरिकल सिस्टम के रेडियस को आर कहते हैं। तो इसका वेक्टर आर ए आर हो जाता है, इसका वेक्टर ए रॉ हो जाता है। तो यहाँ पे ए रॉ हो जाएगा अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे भाई हमने रेक्टेंगुलर सिस्टम की बात क्यों नहीं करी, डी का फॉर्मूला हमने रेक्टेंगुलर में क्यों नहीं देखा, तो वो अगली एग्जाम्पल में है। ठीक है, अभी आप देखें ये स्फेरिकल का फॉर्मूला है डी के लिए और ये सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला है। मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा सिस्टम गिवन है भाई, आर थीटा फाई। सिंपल सी बात है, आर थीटा फाई किस में होते हैं, स्फेरिकल सिस्टम में होते हैं। तो स्फेरिकल सिस्टम के लिए फॉर्मूला मैंने आपको डी का बताया है। डी का फॉर्मूला आपके पास Q/4πr² वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर में ही होता है, वो सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूला निकालने के लिए स्केलर वाली चीज़ बताई थी। अब देखें, ये आपके पास डी हो गया और अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है डी एस। मैंने आपको डी एस का भी बताया था कि स्फेरिकल सिस्टम में डी एस की वैल्यू, एरिया, स्फेरिकल सिस्टम ये रहा, ये तीनों एरियाज हैं, ये तीनों डी एस हैं। अब इनमें से कौन सी चीज़ मैं सेलेक्ट करूँगी, याद रखें, याद रखें। देखिए आर आपको 26 दे दिया, ठीक है, मतलब आर एक दूसरा कोई सर्कल नहीं गिवन है, आपको आर की लिमिट्स नहीं गिवन है, आर आपके पास एक ही है। अगर यहाँ पे एक और आउटर सर्कल होता और कहते इस आर से लेके इस आर तक बताओ कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ये कहते अगर तो आर की लिमिट्स भी होती, मगर आपके पास आर की लिमिट्स ही मौजूद नहीं है। आर की सिर्फ एक वैल्यू है जिसमें तो बताओ कितना फ्लक्स गुजर रहा है। लिमिट आपके पास मौजूद है थीटा और फाई की। आसान तरीका, जिसमें थीटा और फाई की लिमिट्स मौजूद है ना, देख ले आपके पास जो एरिया है ये रहा, थीटा और फाई जिसमें होगा ना डी में, मतलब इंटीग्रेट आप इसके लिहाज से ही करेंगे। ठीक है, थीटा और फाई के लिहाज से, तो इन दोनों की लिमिट्स मौजूद होना जरूरी है। यहाँ पे डी आर आ गया, मतलब आर की लिमिट्स भी होनी चाहिए थी, सॉल्व करते वक्त नहीं होंगी आपके पास। यहाँ पे भी आर की लिमिट्स मौजूद ही नहीं है, आर ए की आपके पास, तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा। मतलब डी एस की वैल्यू है आपके पास r² sin थीटा d फाई, और क्योंकि आर देखिए ये इस तरीके से फ्लक्स गुजर रहा है ना, तो यहाँ पे भी ए आर ही होता है। इससे भी आसान तरीका, निशानी ए आर आपके पास दोनों 1 होते हैं ना, तो सिंपल जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो इसी का यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो फ्लक्स हमेशा स्केलर होता है, यह बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सिंपल याद नहीं आ रहा भाई क्या था यूनिट वेक्टर, दोनों को सेम लिख दे आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल में ये ए रॉ हो जाता है। तो ये आपके पास डी एस हो गया। अब दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा Q/4πr² AR, ये हो जाएगा r² sin थीटा d फाई AR तो 1 के बराबर हो जाएंगे, तो मैंने काट रही हूँ, मैं अगला स्टेप पे नहीं जा रही। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई =
Q/4 पाई कांस्टेंट है, Q के लिहाज से तो कुछ इंटीग्रेट हो नहीं रहा, तो ये Q ये थीटा है, ये Q नहीं है, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा डी फाई, यहाँ पे आपके पास थीटा अंदर की तरफ लिखा हुआ है, तो अंदर की तरफ थीटा की लिमिट्स आएंगी जो कि 0 to π/2 है, और ये हो जाएगा 0 to π/2। अब ये हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए, इंटीग्रेशन हमें आती है सिंपल। क्यू की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 60 माइक्रोकूलम्स अपॉन का 4 पाई। इसको आप इंटीग्रेट करें, लिमिट्स पुट करें, आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आपके पास आखिर में फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 7.5 माइक्रो। अब यूनिट क्या है भाई, मैंने आपको बोला था फ्लक्स और चार्ज आपस में बराबर होते हैं, बस फ्लक्स का मतलब ये मूविंग चार्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइक्रोकूलम्स, ये आपके पास फ्लक्स की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट है आपके पास क्लोज सरफेस डिफाइंड बाय रॉ एंड जेड। सिंपल सवाल में आपको अब गिवन है रॉ और जेड। रॉ जब भी देखें समझ जाए साइलेंड्रिकल सिस्टम गिवन है आपको, अब गिवन है साइलेंड्रिकल क्लोज सरफेस। अगर इन्होंने ये कह दिया होता ना पूरा क्लोज सरफेस, पूरा होल क्लोज सरफेस, कोई लिमिट्स नहीं मौजूद होती यहाँ पे, तो मैं Z की लिमिट्स कुछ नहीं मौजूद होता मेरे पास, मैं सिंपल क्या करती, बोलती 0.460 कूलम से यही गुजरेगा, ठीक है। मगर क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ लिमिट्स दी हुई है, बेशक आंसर आपके पास आखिर में 60 है, बेशक उसका आपका उससे कोई मतलब नहीं है, मगर यहाँ पे लिमिट्स मौजूद है। जब भी लिमिट्स मौजूद होंगी मतलब कोई एक क्लोज सरफेस की बात हो रही है, ठीक है, उसके अंदर आपको नहीं पता कितना चार्ज है, क्या है, वैसे पता होना चाहिए 60 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है, यही आंसर आएगा। मगर लिमिट्स मौजूद है, हम निकालेंगे फिर भी आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास क्लोज सरफेस, मैंने आपको बोला था जब भी क्लोज सरफेस का वर्ड आएगा आप गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ मतलब क्लोज सरफेस का जिक्र हो गया सवाल में, तो ये हो जाएगा ds इंटू ds, ठीक है। अब ये जो d की वैल्यू आएगी ये सिलेंड्रिकल की आएगी। सिलेंड्रिकल की क्या होती है भाई, Q/2 पाई रॉ l इंटू a रॉ, और ds की वैल्यू कौन सी आएगी, देखें आपके पास जो है ना, जो सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है उसके आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है आपके पास रॉ, फाई और जेड, ठीक है। तो फाई तो आपके पास वही है 0 to π/2 ही है, सही है। तो सिंपल ये आपके पास हो जाएगा, देखें यहाँ पे कौन सा एस यूज़ होगा। अब सिलेंड्रिकल सिस्टम है तो आपके पास अब रॉ की लिमिट्स मौजूद नहीं है, रॉ रेडियस ही है, वही वाला कॉन्सेप्ट है, रेडियस है। अगर एक और रॉ मौजूद होता कि इतना बड़ा एक और रेडियस है 30 का, उन दोनों के दरमियान का फ्लक्स बताओ, तो सिंपल उन दोनों के दरमियान का फ्लक्स फिर हम रॉ की भी लिमिट्स होती, मगर हम डी रॉ वाली टर्म्स नहीं ले सकते। यहाँ पे डी रॉ इधर मौजूद है, डी रॉ इधर मौजूद है, इधर डी रॉ नहीं है, मतलब ये वाला डी एस लूँगी मैं, रॉ डी फाई डी जेड, क्योंकि मेरे पास डी जेड की लिमिट्स भी मौजूद है और फाई की लिमिट्स भी मौजूद है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास ये हो जाएगा। अब हमने सिंपल इसमें पुट कर लेना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो फाई की लिमिट्स है ये ए वाले पार्ट की थी, तो इसको आपने यूज़ नहीं करना। फाई की लिमिट्स वैसे आपके पास क्या होती है, हमने ये चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था, जब नहीं गिवन होती तो 0 to 2 पाई होती है, ठीक है, पूरा सर्कल होता है ये। तो ये आपके पास हो जाएगा ds, और फाई की लिमिट्स आप खुद से देखेंगे जो गिवन नहीं होगी, और z की लिमिट्स आपको मौजूद है। ए पार्ट बिल्कुल अलग है, मैं पहले समझी थी कि ए पार्ट वाली लिमिट्स ही यूज़ होंगी, मगर ए पार्ट बिल्कुल अलग है, बी पार्ट बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो z की लिमिट्स गिवन है, रॉ की लिमिट्स नहीं थी, तभी मैंने डी रॉ वाली एक्सप्रेशन नहीं ली, और फाई की लिमिट्स हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था 0 to 2 पाई होती है, और अगर आपको थीटा की लिमिट्स जो कि स्फेरिकल सिस्टम में नहीं गिवन हो तो वो 0 to पाई होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। अब ये सिंपल यहाँ पे पुट करना है हमने, क्यू या फ्लक्स जो एक ही बात है, ये आपके पास हो जाएगा ds की वैल्यू आपके पास हो जाएगी Q इंटू 2 पाई रॉ l। मैंने आपको बताया था ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये दोनों हमेशा वेक्टर होते हैं, मतलब a रॉ, और क्योंकि ds भी इसका किसके बराबर हो जाएगा, इंटू a रॉ ही होगा, क्योंकि ये भी वेक्टर ही है, तो इसके साथ डायरेक्शन कौन सी आएगी भाई, डी फाई डी जेड a रॉ और a रॉ तो 1 हो जाएंगे आपस में, ठीक है। रॉ से रॉ कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, Q बाहर आ जाएगा, ओवर 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी थीटा डी जेड। यहाँ पे आप लोग लिमिट्स पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेंगे सिंपल, ये हो जाएगा 0 to 2 पाई हो जाएगी इसकी लिमिट्स, और z की लिमिट -26 to +26। क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, आपके पास 60 माइक्रोकूलम्स ही आएंगी, और ये इस चीज़ को प्रूफ भी कर रहा है कि अगर एक क्लोज सरफेस हो उसके अंदर जो चार्ज हो वही आता है, ठीक है। अब आपके पास सी पार्ट है, बहुत ही आसान है। द प्लेन z इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, सिर्फ प्लेन दे दिया गया 26 सेंटीमीटर आपको, और कुछ भी नहीं कहा गया। तो सिंपल है आपके पास +26 से -26 तक का जितना चार्ज आया है,
टोटल z जो है टोटल हाइट आपको अभी लास्ट आपने उसमें ही निकाला बी पार्ट में कि +26 से -26 से आपके पास फ्लक्स गुजर रहा है 60 माइक्रोकूलम्स। अब आपने उसका प्लेन का हाफ कर दिया, मतलब 26 सेंटीमीटर तक, ठीक है, तो हाफ हो गया। अब आप इसमें ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इंटीग्रेशन करके निकाल लें, तो अब हम वो देख लेते हैं। अब देखिए सी पार्ट के अंदर सिंपल आपको z जो है वो 26 का आ गया, मतलब उसका हाफ कर दिया, माइनस वाला पार्ट है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट है, तो आपको वैसे ही हम लोग कॉमन सेंस से ही हम लोग देख सकते हैं कि 60 माइक्रोकूलम्स का हाफ हो जाएगा। मतलब जब -26 से +26 तक आपके पास आ रहा था पूरा 60 कूलम्स, तो 0 से 26 तक कितना आएगा, 30 माइक्रोकूलम्स आएगा। या आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, सेम यही इंटीग्रेशन होगी, बस पाई की लिमिट्स हो जाएंगी 0 to पाई, क्योंकि आपके पास जो है वो हाफ प्लेन हो गया। तो इस तरीके से करके हम लोगों के पास ये ड्रिल प्रॉब्लम 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम ड्रिल प्रॉब्लम 3.2 देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे डी की वैल्यू देखी स्पेरिकल में, डी की वैल्यू देखी सिलेंड्रिकल में। अब हम देखेंगे कि जब हम डी की बात करते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम में तो वो किस तरीके से होती है।